आज हमारा नया न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम लोग आज का जो नया न्यूमेरिकल ले रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा हमारे प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज है इसकी। हम लोग जितने ज्यादा प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इस वजह से हम लोग मैक्सिमम न्यूमेरिकल लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा। देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास में और क्या निकालना है। जब भी हमको कभी क्वेश्चन दिखाई देता है क्वेश्चन पेपर में, तो सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन को पढ़ के हमको निकालना होता है गिवन डेटा। तो हम लोग सबसे पहले किसको निकालेंगे, गिवन डेटा को निकालेंगे। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे सारे फॉर्मूले बना के रखे हुए हैं। ये सारे फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किया हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके BEE के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए गिवन डेटा में हम लोग आते हैं, तो गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या बोला उसने, 400/200 वोल्ट। हमेशा ध्यान में रखना, जो पहला वोल्टेज आता है उसको हम लोग V1 बोलते हैं, जो दूसरा वोल्टेज आता है उसको हम लोग V2 बोलते हैं। तो हमारे पास में V1 के लिए वैल्यू कितनी है, 400 वोल्ट है, और V2 के लिए वैल्यू हमारे पास में 200 वोल्ट है। ठीक है, आगे में क्या बोला उसने, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 50 एम्पियर। यहाँ पर देखिए, जब भी हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करेगा लोड, तो ये जो लोड है, लोड हमेशा रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी को। तो सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन करके रखा है लोड करंट। लोड करंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी को। सेकेंडरी करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी वैल्यू क्या बनेगी, I2, जो दी हुई है हमको 50 एम्पियर। आगे में देखिए क्या बोला उसने, एट द पावर फैक्टर ऑफ 0.866 लैगिंग। अब जो पावर फैक्टर तैयार हो रहा है I2 के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, cos phi2। cos phi का मतलब होता है पावर फैक्टर, सेकेंडरी, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकेंडरी का टर्म लिखा। इसकी वैल्यू कितनी दी उसने हमको, 0.866 लैगिंग दी हुई है। अब हमारा काम क्या है कि जो करंट का पावर फैक्टर दिया है उसका हम लोग एंगल निकाल लेंगे। तो phi2 इक्वल्स टू क्या होगा, cos को मैं भेज दूंगा राइट हैंड साइड में, तो cos इनवर्स ऑफ 0.866 की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास में phi2 निकल जाएगा। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो phi2 की वैल्यू आती है हमारे पास में 30 डिग्री। ठीक है, यानी करंट I2 का एंगल कितना आया हमारे पास में, 30 डिग्री। वो भी कौन सी कंडीशन में है, लैगिंग कंडीशन में। लैगिंग मतलब कि हम लोग को साइन लेना होता है माइनस। आगे में देखो क्या बोला उसने हमको, द नो लोड करंट इज फाउंड टू बी 2 एम्पियर। अब नो लोड करंट यानी कि नो लोड करंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, I0 से। यहाँ देखिए नो लोड करंट, नो लोड को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम लोग, I0। तो नो लोड करंट की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितनी दी हुई है उसने हमको, 2 एम्पियर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 एम्पियर। उसके बाद में ये जो नो लोड करंट है कितने पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, 0.208 पे। तो हमारे पास में नो लोड करंट का पावर फैक्टर क्या बनेगा, cos phi0। कितनी वैल्यू इसकी हमारे पास में, 0.208। कौन सी कंडीशन है देखो तो, 0.208 की लैगिंग कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लैगिंग लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो I0 है, I0 का हम लोग एंगल निकाल लेंगे। तो phi0 इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो cos इनवर्स ऑफ 0.208। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसकी एक वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। वो वैल्यू है 77.99 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन निकल गया हमारे पास में, इसका एंगल निकल गया। अब आगे में देखो क्या बोला उसने हमको, कैलकुलेट द करंट एंड पावर फैक्टर ऑन प्राइमरी साइड। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, करंट करना है। प्राइमरी साइड का मतलब मैं I1 लगाऊंगा, और पावर फैक्टर मतलब कि क्या निकालना है प्राइमरी साइड का, cos phi1 लगाऊंगा। ठीक है, अभी दोनों वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए हम लोग आएंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूले में मुझे देखो प्राइमरी करंट का फॉर्मूला मुझे मालूम है, हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, वी हैव प्राइमरी साइड करंट। वी हैव प्राइमरी साइड करंट, और प्राइमरी करंट क्या दिया हुआ है, I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग गिवन डेटा में चेक करेंगे तो I0 है क्या हमारे पास में, है, पर I2 डैश है क्या गिवन डेटा में, नहीं है। नहीं है, इसलिए इसको लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, और किसको कैलकुलेट करेंगे, I2 डैश को। बट I2 डैश इक्वल्स टू फॉर्मूला बनता है K इंटू I2। अब यहाँ पर I2 है क्या गिवन डेटा में, हाँ है, पर K है क्या, नहीं, इसलिए हम लोग K को मेंशन करेंगे। बट
K का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ये रिलेशन है हमारे पास में। अब जरा चेक करो तो I1 by I2 गिवन डेटा में है क्या? नहीं है। N2 by N1, N1 और N2 की वैल्यू है क्या गिवन डेटा में? नहीं है। E1 और E2 इसकी वैल्यू है क्या गिवन डेटा में? ये भी नहीं है। लेकिन हमारे पास है V1 और V2 की वैल्यू है। तो देखो V1 और V2 की वैल्यू है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में K की वैल्यू क्या बनेगी? K इक्वल्स टू V2 बाय V1। तो हमारे पास में K की वैल्यू क्या आ जाएगी? V2 बाय V1। इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे हम लोग फॉर्मूले में। देयरफॉर I2 डैश इक्वल्स टू K की जगह पर क्या रखोगे? V2 बाय V1 रखोगे, इनटू में क्या आ जाएगा? I2। वैल्यू को अप्लाई करो, देखो तो V2 का वैल्यू कितना हमारे पास में 200 है, V1 का वैल्यू कितना है 400 है, इनटू में करंट लिखना है। करंट कभी भी अकेले नहीं लिखते, इसको हम लोग एंगल के साथ में लिखते हैं। जरा देखो तो I2 की वैल्यू कितनी है 50 एम्पियर है, तो यहाँ पे मैंने 50 लिखा। इसका एंगल कितना निकाले थे हम लोगों ने 5 30 डिग्री, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 30 डिग्री। लैगिंग है करके साइन का लगाएंगे माइनस, यहाँ पे लीडिंग होता तो प्लस लिखता। इसका हम लोग कैलकुलेशन बनाएंगे तो मेरे पास में I2 डैश आ जाएगा। I2 डैश का मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो इसका आंसर मेरे पास में आता है 25 एट एन एंगल ऑफ -30 एम्पियर। ये मैंने कैल्सी में पुट करके निकाला है, आप भी कैल्सी में पुट करके निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही I2 डैश आएगा इसको मैं कहां उठा कर रखूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या बनेगा? देखो तो I1 इक्वल्स टू, यहाँ पर कौन है? I0 है, आप I0 लिखिए, प्लस यहाँ पर कौन है? I2 डैश है। वैल्यू पुट करेंगे। I0 की वैल्यू मेरे पास में गिवन है, कितनी है 2। करंट हम लोग हमेशा अकेले नहीं लिखते, इसके साथ में हम लोग एंगल भी लगाते हैं। I0 की वैल्यू 2 एम्पियर, इसका एंगल कितना निकाले? 77.99। पर कंडीशन कौन सी है? लैगिंग की, इसलिए साइन क्या देंगे? माइनस। ये वैल्यू किसकी हो गई? I0 की। I2 डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है 25 एट एन एंगल ऑफ -30। इनका आप कैलकुलेशन बनाइए तो I1 का वैल्यू आपके पास में निकलेगा 26 पॉइंट, ये हमने कैल्सी में निकाल चुके हैं 26.3803 एट एन एंगल ऑफ, एंगल आएगा -33.22 एम्पियर। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में? I1 की। मेरे पास में पहला आंसर आ चुका है। अब किसको निकालना है? cos ∅1 को निकालना है। देयरफॉर हम लोग जब cos ∅1 को निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो cos है ये जैसा का वैसा है। ठीक है, अब जरूरत किसकी? मुझे ∅1 की है। ∅1 कहां से लाएंगे हम लोग ढूंढ के? ये जो I1 का एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ∅1 को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये I2 होता तो ये ∅2 को रिप्रेजेंट करता, अगर ये I0 होता तो ∅0 को रिप्रेजेंट करता, पर ये I1 है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ∅1 को। और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 33.22। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में इसका एक आंसर आएगा, जो मैंने कैल्सी में डाल के ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है। तो इसका वैल्यू आएगा 0.836। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर ये माइनस साइन कहाँ गया? माइनस साइन सिर्फ रिप्रेजेंट करता है उसके कंडीशन, लैगिंग है कि लीडिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन था तो इस माइनस साइन को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो पावर फैक्टर निकला है वो कौन सी कंडीशन का है? लैगिंग कंडीशन का है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमको प्राइमरी करंट और पावर फैक्टर निकालने के लिए बोला था प्राइमरी साइड का, वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ये न्यूमेरिकल खत्म होता है तो हमारे पास में पहला काम क्या है? फेजर डायग्राम कंप्लीट करना, क्योंकि अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम नहीं बनाते हैं तो न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो मैंने आप लोग को सिखाया था कि ये हम लोगों ने एक वर्टिकल लाइन खींचा, ऊपर वाले को नाम दिया E1, नीचे वाले को नाम दिया E2। सेंटर से हम लोगों ने एक लाइन की जो परपेंडिकुलर दिख रही है, जिसका नाम क्या दिया मैंने? फ्लक्स फाई। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, दो टर्म है मेरे पास में I0 और I2 डैश। हम लोगों ने यहाँ से दो एरो तैयार किए, दोनों एरो के नाम हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पहले एरो का नाम क्या दिया? I0, दूसरे एरो का नाम क्या दिया? I2 डैश। दोनों का सम है, इसलिए दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में रिजल्टेंट तैयार हुआ, ये रिजल्टेंट बना, और रिजल्टेंट बनने के बाद में वैल्यू किसकी तैयार हुई? यहाँ पे देखो I1 की, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में I1। ये जो I2 डैश था इसको स्ट्रेटली पीछे लेके जाओ एज इट इज, तो ये I2 डैश का में कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। उसके बाद में आपको एंगल को रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो I0 है, I0 से आप E1 तक लेके आओ तो ये बनेगा हमारे पास में ∅0। ये I1 है, I1 से आप E1 तक लेके आओ तो ये बनेगा हमारे पास में ∅1। और ये जो I2 है, I2 से आप E2 तक लेके आओ तो ये क्या बनेगा हमारे पास में ∅2।
पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद में आपको फेजर डायग्राम बनाना जरूरी है। अगर किसी को फेजर डायग्राम अच्छे से समझना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके जरूर देखिए, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक नए क्वेश्चन के साथ में। समझ में आ रहा है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।